हेलो स्टूडेंट्स, टुडे डिस्कस प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। पिछली क्लास में हमने जो है आपको नोमेनक्लेचर बता दिया था, तो आज हम स्ट्रक्चर और प्रिपरेशन देखेंगे एल्डिहाइड और कीटोन का। तो आज हम बात करेंगे जो है स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड की बात करें तो कार्बोनिल कंपाउंड में मैंने आपको बता दिया है कि CO बॉन्ड को हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं, नेमिंग बता दी थी। कुछ यहाँ पर नेम दिया हुआ है कुछ कॉमन नेम, कुछ IPAC नेम दिए हुए हैं एल्डिहाइड के। करेंगे तो इसलिए सभी रिएक्शंस को जो है सभी नेमिंग को अच्छे से देख लें। तो हम आगे बढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड। तो स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड की बात करें तो यहाँ कार्बोनिल एटम जो होता है, जो कार्बन CO बॉन्ड होता है, अगर हम CO बॉन्ड की बात करें तो जैसे आप कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, तो यहाँ पर जो कार्बन होता है ये sp2, इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो यहाँ पर कार्बन जो ऑक्सीजन के साथ लगा होता है, इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp2 होती है। ठीक है, तो ये याद रखना कि जब यहाँ पर हम बॉन्ड की बात करते हैं, जैसे यहाँ पर देखो अगर बॉन्ड दिखाया गया है, तो बॉन्ड की बात करें तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है, यहाँ पर ये सिग्मा बट सिंगल बॉन्ड होता है। तो सिंगल बॉन्ड क्यों होता है? होता तो है डबल बॉन्ड, लेकिन एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है, और जब यही बॉन्ड क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, तो यहाँ पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे देख लो, यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ये जो एंगल है, बॉन्ड एंगल है, यहाँ पर ये जो एंगल है वो 120 डिग्री होता है। इसकी बात करें तो ये भी 120 डिग्री होगा, इसकी बात करें तो ये भी 120 डिग्री ही एंगल होगा। यहाँ पर जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड होता है वो 120 डिग्री एंगल बनाता है। अगर हम कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी sp2। इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी का इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। ठीक है, तो ये याद रखना। तो इस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। तो यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है। अब कार्बन ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड होता है ये पोलराइज्ड होने लगता है। वाई क्यों पोलराइज होने लगता है? पोलराइज होगा तभी तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन रिलेटिव टू कार्बन। जो कार्बन ऑक्सीजन का रिलेशन होता है, यहाँ पर क्या होता है, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है ऑक्सीजन, जिसकी वजह से यहाँ पर पोलराइजेशन होने लगता है और यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। अब कार्बन की बात करें, कार्बोनिल कार्बन की, तो ये एक इलेक्ट्रोफिलिक होता है, लिविस एसिड जिसको बोलते हैं। कार्बन और कार्बोनिल ऑक्सीजन की बात करें तो वो न्यूक्लियोफिलिक होगा, लिविस बेस बोलेंगे, जो सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब कार्बोनिल कंपाउंड का जो है अगर हम डाइपोल मोमेंट की बात करें तो वो पोलर होगा, डाइपोल मोमेंट पोलैरिटी इसकी होगी। अब हाई पोलैरिटी जो है ये एक्सप्लेन करता है कि जो हमारा कंपाउंड है, जो न्यूट्रल एटम है, ये उसका जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वो दो तरीके से एक्सप्लेन करता है। एक डाइपोलर स्ट्रक्चर, एक होता है स्ट्रक्चर। तो डाइपोलर के फॉर्म में और स्ट्रक्चर के फॉर्म में हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, जैसे राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो यहाँ पर 6 क्वेश्चंस दिए हैं, इनको आप सॉल्व करो और आंसर सेंड करो। आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। अगर हम प्रिपरेशन की बात करें कि एल्डिहाइड और कीटोन का प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे, तो क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा, सॉरी क्लास 12th में चैप्टर नंबर 11 में आपने पढ़ा होगा ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो वहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन होता है, और जब हम उसका डिहाइड्रोजिनेशन कराते हैं, एल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन करवाओगे, तो वहाँ पर भी क्या होता था कि एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन होता था। ये मैं एल्कोहल वाले चैप्टर में आपको बता चुका हूँ। और जब हाइड्रोकार्बन्स की हम ओजोनोलिसिस कराते हैं जिंक, डस्ट और वाटर के प्रेजेंस में, तो वहाँ पर भी एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन होता है या फिर मिक्सचर बनता है। वो डिपेंड करता है कि एल्कीन जो है हमारा वो किस फॉर्म में है।
फिर उसके बाद एक और प्रोसेस है बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। एल्काइन में हम क्या करें कि हम वाटर को ऐड कर दें, किसके प्रेजेंस में, H2SO4 और HgSO4 के प्रेजेंस में। तो ये क्या देता है, एसिटल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है। तो ये सारी रिएक्शंस में आपको जो है अल्कोहल वाले चैप्टर में बता दिया हूँ, या तो फिर आप क्लास 11th में चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा होगा आपने, 13 में। ठीक है, हम अगर बात करें प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड अब यहाँ पर नेमिंग रिएक्शन या स्टार्ट होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा। तो फर्स्ट है एसिल क्लोराइड। एसिल क्लोराइड को हम लोग जो है एसिड क्लोराइड भी बोलते हैं। अगर हम बात करें एसिल क्लोराइड का, एसिल जब हम बेंजोइल क्लोराइड लेते हैं, जब COCl2 ग्रुप किसी बेंजीन रिंग से जुड़ा हो तो उसे हम बोलते हैं एसिल क्लोराइड। क्या बोलेंगे, एसिल क्लोराइड। जब हम एसिल क्लोराइड को मतलब बेंजिल क्लोराइड को हाइड्रोजन और लेड बेरियम सल्फेट के प्रेजेंस में, हाइड्रोजन और लेड बेरियम के सल्फेट प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। अगर बेंजीन रिंग से एल्डिहाइड ग्रुप ऐड है तो उसे हम क्या बोलते हैं, बेंजल्डिहाइड बोलते हैं। ऐसे ही जब हम बात करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन की, फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एस्टर, जब हम नाइट्राइल और एस्टर के साथ रिएक्शन करें। अब नाइट्राइल का मतलब ये होता है कि साइनाइड होता है। अगर हम बात करें CN को, अगर हम CN की बात करें, CN, तो इसे हम लोग जो है साइनाइड बोलते हैं। जब यही हम इसके नाम IPAC नेमिंग की बात करते हैं तो नाइट्राइल वर्ड भी यूज करते हैं। तो जब एल्किल नाइट्राइल मीन्स RCN का रिएक्शन, जब हम किसका, RCN का जब रिएक्शन हम SnCl2, अब यहाँ पर SN की जो वैलेंसी है, SN की जो वैलेंसी है वो कितनी है, यहाँ पर +4 होगी। क्या होगी, +4 होगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि अब क्लोरीन की वैलेंसी देखो -1 होती है, सॉरी यहाँ पर +2 होगी। यहाँ पर क्लोरीन की वैलेंसी -1 है तो SN पर क्या वैलेंसी होगी, +2 वैलेंसी होगा। ठीक है, तो इसका अगर हम नेमिंग की बात करें तो जब +2 चार्ज होता है तो उसे हम बोलते हैं स्टैनस क्लोराइड। क्या बोलते हैं, स्टैनस क्लोराइड बोलते हैं। और जब यही हम नाइट्राइल का स्टैनस क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, RCHNH। क्या बनेगा, RCHNH। और इसी का जब हम हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं, लास्ट स्टेप है हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाता है, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं स्टेफेन रिएक्शन। जब आप रेजेंट लेते हो, आप स्टेनस क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करवाते हो तो वहाँ पर जो है क्या बनता है, आपका बन जाएगा एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ऐसे ही हम एक और रिएक्शन देखते हैं। जब नाइट्राइल को हम लोग जो है डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में कराते हैं, DiPAl H, इसको हम लोग बोलते हैं डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। जब हम RCN का इसके साथ रिएक्शन कराते हैं, जो है RCN का एल्यूमिनियम AlHiBu का होल ट्वाइस, इसको सॉल्ट फॉर्म में लिखा जाता है और ये है डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम आयोडाइड। यहाँ पर हमने लिखा हुआ है डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और जब इसी का हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। ऐसे ही यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हम बात करें सेकेंड रिएक्शन देखो तो यहाँ पर भी जो है हम किसका फॉर्मेशन होता है, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर जो है हम एस्टर की बात करते हैं। जब ये तो आपका जो है क्या हो गया, नाइट्राइल के द्वारा हो गया, CN के द्वारा रिएक्शन हो गया, और यही रिएक्शन जब हम एस्टर के प्रेजेंस में कराते हैं तो फिर हमारा क्या बनता है, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। और एस्टर ग्रुप हम किसको बोलते हैं, RCOOR को,
COOR को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टर बोलते हैं, और वही तो ग्रुप है। ये आपका एल्किल ग्रुप हो गया, R ग्रुप, यहाँ पर R डैश कर ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये एल्किल ग्रुप हो गया, मतलब R हो गया ये आपका, और ये ग्रुप जो है C2H5 ये आपका R डैश हम मान लेते हैं, ठीक है। और जब आप इसका रिएक्शन जो है किसके साथ, डाई आइसोब्यूटिल एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करवाते हो, तो फिर यहाँ पर क्या फॉर्मेशन होता है, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होगा, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। तो ये रिएक्शन हो गया। थर्ड है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन के द्वारा, फर्स्ट है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मेथिल बेंजीन। अब ऑक्सीडेशन ऑफ मेथिल बेंजीन में कैसे होगा, जब आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज करते हो टोलुइन को। अब टोलुइन का स्ट्रक्चर क्या होता है, जब आप बेंजीन रिंग से CH3 ग्रुप लगा दो तो इसे हम बोलते हैं टोलुइन, ठीक है। तो जब आप टोलुइन का रिएक्शन जो है किसके साथ, टोलुइन का ऑक्सीडेशन करा दो, ऑक्सीडाइजिंग करा दो, तो यहाँ पर क्या होता है, डेरिवेटिव होता है बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फिर उसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो एल्डिहाइड स्टेज भी आ जाता है जो कन्वर्ट हो जाता है मेथिल ग्रुप में, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन यहाँ पर होता रहता है। अब इसको यूज कैसे करते हैं, तो यहाँ पर कुछ मैं प्रोसेस बताऊंगा। तो जैसे फर्स्ट है यूज ऑफ क्रोमिल क्लोराइड। अच्छा, इस रिंग को हम लोग जो है क्या बोलते हैं, टोलुइन, टोलुइन, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं यूज ऑफ क्रोमिल क्लोराइड। क्रोमिल क्लोराइड का फार्मूला होता है CrO2Cl2। इसका रिएक्शन जब हम इटाल्ड रिएक्शन कराते हैं तो वहाँ पर इसका यूज करते हैं। तो इटाल्ड रिएक्शन में भी जब हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो वहाँ पर होता है, जैसे ये रिएक्शन है के साथ कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर क्रोमियम कॉम्प्लेक्स एक बनता है, और इसी का जब हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो हमारा एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं बेंजल डिहाइड। तो जब टोलुइन का रिएक्शन आप क्रोमिल क्लोराइड से करवाते हो, हाइड्रोलिसिस करवाओगे, तो वहाँ पर बेंजल डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज इटाल्ड रिएक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो अच्छे से, ठीक है। क्या होगा, टोलुइन का रिएक्शन जब हम क्रोमिल क्लोराइड के साथ कराते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, तो बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज इटाल्ड रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट यूज ऑफ क्रोमिक ऑक्साइड। अब क्रोमिक ऑक्साइड जब हम यूज करते हैं मीन्स CrO3। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर भी हम जो है सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड लेंगे टोलुइन। यहाँ पर टोलुइन का जब हम क्रोमिक ऑक्साइड CrO3 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, हम एसिटिक एनहाइड्राइड कंपाउंड भी लेते हैं। अब एसिटिक एनहाइड्राइड कंपाउंड के साथ जब हम 273 टू 83 केल्विन टेम्परेचर पर रिएक्शन कराएंगे और फिर हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो यहाँ पर बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। अब होता क्या है कि यहाँ पर हम कितने मोल लेते हैं इसको, एसिटिक एनहाइड्राइड को 2 मोल लेते हैं, तो यहाँ पर होल ट्वाइस बन जाता है। और जब इसी का हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो क्या बन जाता है, हमारा बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट रिएक्शन है बाई साइड चेन क्लोरिनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। अच्छा, क्लोरिनेशन का रिएक्शन काफ़ी आता है तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। हमने आपको हेलोइनकेन हेलोइरिन्स में क्लोरिनेशन बताया, एल्कोहल फिनॉल ईथर में भी क्लोरिनेशन बताया, और फिर यहाँ पर भी एल्डिहाइड कीटोन में भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि हम टोलुइन का जो है क्लोरिनेशन करवाते हैं। अब टोलुइन का क्लोरिनेशन कैसे होगा, ज़रा इसको भी देख लो। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब हम टोलुइन का क्लोरिनेशन करवाते हैं तो बेंजल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये क्लोरीन जो है इस कार्बन से रिएक्ट करेगा और CHCl2 का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजल क्लोराइड, बेंजीन नहीं, बेंजल
क्लोराइड, और जब इसी का हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो ये जो है बेंजल क्लोराइड जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है, बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भी एक रिएक्शन है, ठीक है। तो ये जो है जब हम क्या कराते हैं, साइड चेन से हम क्लोरीनेशन करवाते हैं। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन आता है बाई गैटरमैन कोच रिएक्शन। अब गैटरमैन कोच रिएक्शन में क्या होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी। गैटरमैन कोच रिएक्शन में क्या होता है कि हम जब बेंजीन रिंग का किसके प्रेजेंस में, कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl और एनहाइड्रस AlCl3 या फिर क्यूप्रस क्लोराइड के प्रेजेंस में हम रिएक्शन कराते हैं तो बेंजीन को किस में कन्वर्ट कर देता है, ये बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। तो ये जो है इस रिएक्शन को हम लोग गैटरमैन कोच रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ याद करने लायक है कि यहाँ पर रेजेंट हम क्या यूज करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड HCl एनहाइड्रस AlCl3 और CuCl क्यूप्रस क्लोराइड। तो बेंजीन क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है, बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड मैंने आज आपको बता दिया। नेक्स्ट टर्म पे मैं जो है प्रिपरेशन ऑफ कीटोन बताऊंगा, तो आप अच्छे से इसको देखो, अच्छे से याद करो। जितने भी रिएक्शन बताएं, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपका गैटरमैन रिएक्शन, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसमें आपका इटार्ड रिएक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में पूछा ही जाता है किसी न किसी साल, ठीक है। तो इटार्ड रिएक्शन भी अच्छे से याद कर लीजिए, बाकी नेक्स्ट टर्म पे। ओके, थैंक यू।